इजराइल के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हमने डाला है। हमने आपको बताया था कि इजराइल जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी सीक्रेट एजेंसीज को लेकर कितना चौकन्ना रहता है। आज जिस ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रैथ ऑफ गॉड। रैथ ऑफ गॉड का मतलब होता है खुदा का कहर। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था खुदा का कहर। कुछ समय पहले शायद आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, ओलंपिक में एक घटना हुई थी। ओलंपिक जो है एक विलेज का नाम है, म्यूनिक। म्यूनिक एक जगह है जो कि जर्मनी में है और वहीं पे एक गांव है ओलंपिक। तो वहां पर जो है उस वक्त ओलंपिक के कुछ गेम्स चल रहे थे। तो वहां पर जो है इजराइल के भी कुछ खिलाड़ी थे और उस वक्त जो है इजराइल के लगभग 9 खिलाड़ियों की या 11 खिलाड़ियों की कुछ हत्या कर दी गई थी। 11 खिलाड़ी थे लगभग। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? जो ओलंपिक विलेज है उसके चारों तरफ बताया जाता है कि बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री खिंची हुई है। वहां पे लगभग 8 लोग आते हैं और उस विलेज की दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सबने जो है ट्रैक सूट पहन रखा होता है। वो कूदने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पाते हैं किसी कारणवश। उधर से कुछ कनाडा के खिलाड़ी भी निकल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये प्लेयर्स ही हैं, शायद किसी वजह से जो है अंदर जाना चाहते होंगे। तो उन्होंने जो है उनके चढ़ने में मदद की। वो लोग जब अंदर पहुंचते हैं तो इजरायली खिलाड़ियों को जो है खोजना शुरू कर देते हैं। कहते वहां पे इजराइल के कुछ पहलवान भी थे। तो जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं और इनके कपड़ों के अंदर बहुत सारे ऑटोमेटिक हथियार छिपे हुए थे, AK-47 वगैरह जो भी था, कुछ ऑटोमेटिक जो कि हम कह सकते कपड़े पहनने के बाद भी पता ना लगे। तो ऐसे बहुत सारे हथियार छिपे हुए थे। जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं उसके बाद ये गोलियां चलाना शुरू करते हैं। इजरायली खिलाड़ियों को ढूंढते और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि इजराइल का पहलवान था, वो इनसे भिड़ जाता है और चाकू लेकर इन पे हमला भी करता है, लेकिन कहाँ ऑटोमेटिक हथियार और कहाँ चाकू, कोई मुकाबला नहीं होता है, वो मारा जाता है। उसके बाद जो है लगभग 2 खिलाड़ियों को ये लोग तुरंत मार देते हैं और 9 खिलाड़ियों को जो है बंदी बना लेते हैं। पूरा खोजा जाता है। उसके बाद जो है लगभग 9 खिलाड़ियों को ये बंदी बना लेते हैं। 9 खिलाड़ियों को बंदी बनाने के बाद जो है इजराइल से अपनी डिमांड रखते हैं। ये घटना जो है ये लगभग 5 सितंबर 1972 की है। 1972 म्यूनिक ओलंपिक जो हो रहा था उसकी बात है ये। और वहां पर खिलाड़ी, इजराइल के खिलाड़ियों को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। 1 हफ्ते बाद जो है 5 सितंबर 1972 को ये घटना घटती है। कहते हैं इजराइल ने इस ऑपरेशन को 18 से 20 साल चलाया था। एक पूरी लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में एक एक नाम जब तक मिट नहीं गया तब तक वो ऑपरेशन बंद नहीं हुआ था। और इसी के बाद से, इससे पहले भी और इसके बाद से जो है दुनिया को पता लग गया था कि इजराइल जो है वो क्या है। तो होता क्या है कि ये लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद ये एक डिमांड रखते हैं कि इजराइल में जो 232 लोग इजरायली जेल में हैं जो कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, और ये जो लोग आए थे, जिन लोगों ने बंधक बनाया था, ये भी फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के लोग थे। ऑर्गेनाइजेशन थी वो, आर्मी नहीं थी। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं कि एक आतंकवाद की तरह वो काम करती है।
तो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और इन लोगों ने डिमांड की कि 232 लोग जो इजराइल की जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए। कहते हैं कि इजराइल की एक पॉलिसी है कि वो आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करते। आप उनके सारे नागरिक मार दो लेकिन वो समझौता नहीं करेंगे। ऐसा ही एक केस आपको कभी सुनाएंगे, युगांडा में हुआ था। इजराइल की एक फ्लाइट उन लोगों ने बंधक बना ली, उसके बाद उसको लेके युगांडा चले गए। इजराइल ने कोई बात नहीं मानी, उसको भी आजाद करा के ले आए थे वापस। और इजराइल को यहां भी ये लग रहा था कि हम इनको छुड़ा लेंगे। तो उसके बाद जो है आतंकवादी क्या करते हैं, जो फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो 2 प्लेयर्स को मारकर जो है बाहर फेंकते हैं, रूम के बाहर फेंकते हैं। तब तक कहते हैं कि जर्मनी की स्पेशल फोर्सेस वहां पे पहुंच चुकी थी। 2 प्लेयर्स को मारकर बाहर फेंकने का मतलब यह था कि वो बताना चाहते थे कि हम सारे प्लेयर्स को मार देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन इजराइल के इरादे बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इधर से जर्मनी का भी दबाव था कि कुछ तो करिए, लेकिन उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं होगा। उस वक्त इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो गोल्डेना मेयर थी। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, एक मीटिंग बुलाई जाती है इजराइल में और फिर जर्मनी से ये इजाजत मांगी जाती है कि आप हमारी स्पेशल फोर्सेस को जो है म्यूनिक में आने की इजाजत दीजिए। जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, हम अपनी स्पेशल फोर्स भेजते हैं तो हमें इजाजत लेनी पड़ती है, वरना वो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। जर्मनी इस बात पे सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि इतना बड़ा इवेंट है, सारी दुनिया से लोग आए हैं, सारी दुनिया के जो फेमस प्लेयर्स हैं वो आए हैं, अगर ज्यादा खून खराबा हो गया तो कोई ना कोई इशू बन जाएगा। जर्मनी मना कर देता, वो कहता है हम कोशिश करते हैं, कैसे ना कैसे हम करके हम इनको छुड़ा लेंगे। टाइम बीतता जा रहा था, पूरी दुनिया की नजर उस पे थी और धीरे धीरे ये हेडलाइन भी चलने लगी कि इजराइल जो है आतंकवादियों को कोई भी मांग नहीं मान रहा है। अब हलचल भी मच चुकी थी, क्या सारे खिलाड़ी मार दिए जाएंगे, इजराइल अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। धीरे धीरे आतंकवादियों को जो है ये लग गया कि अब इजराइल झुकने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा जर्मनी की सरकार से कि आप हमें यहां से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था करो और जो बंधक हैं उनको हम साथ में लेके जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम इन्हें मार देंगे। जर्मनी की सरकार को ये लगा कि एयरपोर्ट तक इनको ले जाना है, बीच में कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाएगा कि हम खिलाड़ियों को निकाल लेंगे। कहते हैं कि जिस रास्ते से ले जाया गया पूरी काफी सुरक्षा थी उनकी, और एयरपोर्ट पर जो है जर्मनी ने अपने शार्प शूटर लगा दिए थे कि जैसे ही मौका मिलेगा हम खिलाड़ियों को जो है छुड़ा लेंगे। इनके लिए एक बस इंतजाम की जाती है, उसमें 8 या 9 जो भी प्लेयर्स थे उनको बिठाया जाता है। 8 आतंकवादी जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए जो है रवाना कर दिए जाते हैं। पूरा घेरा उनके लिए था, पूरी सुरक्षा थी कि उनको कुछ हो ना। एक चॉपर की व्यवस्था की गई थी जिसमें इन लोगों को ले जाना था। पहले खिलाड़ियों को बिठा दिया जाता है, उसके बाद जब आतंकवादी जा रहे होते हैं तो जो शार्प शूटर्स होते हैं वो गोलियां चलाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं।
लेकिन बाकी के जो आतंकवादी बचते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा, हम लोग मारे जाएंगे, तो जो चॉपर में बैठे खिलाड़ी होते हैं उन पर वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, और इस फायरिंग में जो है बाकी जो बचे खिलाड़ी जो भी थे, सारे के सारे खिलाड़ी मारे जाते हैं। इसके बाद तुरंत तो ये खबर नहीं दी जाती है, अगले दिन ये खबर जो है इजराइल तक पहुंचाई जाती है। पहले तो ये कहा जाता है कि हम उस पे ऑपरेशन चल रहा है, अभी टाइम लगेगा, जो भी चीजें होती हैं। जब ये खबर इजराइल तक पहुंच जाती है, अब दुनिया और इजराइल के लोगों को लगता है क्या इसका बदला इजराइल लेगा या नहीं लेगा। अच्छा, जिन लोगों ने ये सारा प्लान किया था वो 8 तो मारे जा चुके थे, लेकिन बाकी के जिन लोगों ने भी प्लान किया था उन्हें ये एहसास हो गया था कि इजराइल उन्हें छोड़ेगा नहीं, तो कहते हैं कि उनकी सुरक्षा उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया था। जो भी मास्टरमाइंड थे, इसके जो भी लोग थे, जरा सा भी जिन्होंने इसमें रोल अदा किया था, सारे के सारे लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए थे, और सारे के सारे लोग जो हैं वो हम कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसी दिन एक मीटिंग करती हैं, मोसाद चीफ को बुलाया जाता है, सारी मीटिंग होती हैं और कहा जाता है कि फंडिंग से लेके किसने फंडिंग की, किसने प्लान किया, किसने लोगों को ट्रेनिंग दी, छोटी जिस किसी ने भी छोटा सा भी रोल प्ले किया है, सारी लिस्ट बनाओ। सारी लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन अब समस्या ये आती है कि पता ये चलता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों में छिपे हुए हैं। अब इस ऑपरेशन को नाम जो है रैथ ऑफ गॉड दिया जाता है, वो मैंने आपको पहले बताया। जो कमांडो ट्रेंड किए जाते हैं उनको 3 चीजें पहले बता दी जाती हैं। पहली चीज कि आप भूल जाएं कि आपकी कोई फैमिली है। दूसरी चीज उनसे कहा जाता है कि आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिली से कोई चीज शेयर नहीं करेंगे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि आप कहां जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। और तीसरी चीज ये थी कि अगर कोई देश आपको पकड़ता है तो इजराइल ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप उस देश के नागरिक हैं। तीनों चीजें जब क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जनता कहां शांत बैठी थी। सो उन सब चीजों को शांत करने के लिए कि बदला लिया है या नहीं लिया है, 2 दिन बाद ही सीरिया और लेबनान में जो है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है कुछ ठिकाने थे, उन पर बमबारी कर देता है इजराइल। इसमें कहा जाता है कि लगभग 200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल पे कई सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, लेकिन असली मकसद जो था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। जो यूरोप के मुल्कों में छिपे लोग थे, उन तक पहुंचने के लिए जो है इजराइल के जो एजेंट्स थे उनका नया पासपोर्ट बनाया जाता है, उनको नए चेहरे दिए जाते हैं, इवन उनको पूरी नई पहचान दी जाती है। और यूरोप के अलग अलग देशों में जो भी इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इवन जो भी उन्हें लगता था कि जहां भी हो सकते हैं लोग, सऊदी अरब तक में ऑपरेशंस किए गए। धीरे धीरे जो है हमने आपको बताया कि उन लोगों को पहले से पता था कि वो इजराइल छोड़ने वाला नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई या उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया। पहला बदला जो है वो 16 अक्टूबर 1972 को लिया जाता है। एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था अब्दुल वाइल जैत्रा। अब्दुल वाइल जैत्रा जो है फिलिस्तीनी था और ये एक ट्रांसलेटर था। इटली की राजधानी रोम में ये छिपा हुआ था। कहते हैं कि रात का खाना खाने के बाद ये होटल से निकलता है घर जाने के लिए।
रास्ते में 2 एजेंट्स इसको फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जिसको भी गोली मारी गई उसको 11 गोलियां मारी गई, कि 11 प्लेयर्स मारे थे तो 11 गोलियां, जिसको भी गोली मारी गई 11 गोलियां मारी गई। दूसरा जो था वो महमूद हमसारी, ये पेरिस फ्रांस में छिपा हुआ था। मोसाद की जो एजेंट है वो इससे पत्रकार बनकर मिलती है, फिर एक दिन इसके फ्लैट के आसपास जाती है, उसके बाद इसके बेडरूम में कैसे भी पहुंचती है और बेडरूम में जो है बम लगा देती है। इसके बाद ये चीज कंफर्म करने के लिए 8 दिसंबर 1972 को इसको एक कॉल किया जाता है, वॉइस मैच की जाती है कि वही है। उसके बाद उस बम को एक्टिवेट किया जाता है और इसका अपार्टमेंट जो है वो उड़ जाता है। कहते हैं तुरंत नहीं मरता है, इलाज के 1 महीने बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। ऐसे 4 अलग अलग जगहों पे जो है 4 अलग अलग लोगों को ठिकाने लगा दिया गया। ऐसे ही कहते हैं कि एक जो इसका मेन था 1973 में जो मास्टरमाइंड था वो बेरूत के किसी होटल में छिपा हुआ था और कहते हैं कि वो होटल में केवल रात में आता था और दिन भर कहाँ रहता था ये पता नहीं चलता था। तो अब जो है इजराइल के जो एजेंट्स थे उन्होंने उस रूम के सामने ही एक रूम लिया, उसके बाद कैसे भी करके उसके रूम की चाबी बनाई और फिर जो है उस पर काफी नजर रखी गई और कहते हैं उसके बेड के नीचे जो है बम फिट किया गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि ये पता करना मुश्किल था कि वो बेड पे सोता कब है। देखो इनके जो चीजें थी वो बड़ी सटीक थी कि कोई दूसरा इंजर्ड ना हो, तो इसके लिए भी जो है इजराइल के एक एजेंट्स को लगाया गया उसकी सारी हरकतों पे नजर रखने के लिए। और कहते हैं एक दिन जब पता चलता है, सिग्नल मिलता है कि वो बेड पर लेटा हुआ है, उसी समय बम को एक्टिवेट किया जाता है और उड़ा दिया जाता है। ऐसे 1972 से 1988 तक जो है लगभग 1 दर्जन ऑपरेशन किए गए यूरोप के अलग अलग देशों में, और जब तक पूरी लिस्ट से एक एक नाम मिट नहीं गया तब तक ऑपरेशन नहीं बंद हुआ। लेकिन कहते हैं कि एक चूक जो है मोरक्को में हो गई थी इनसे, जिसमें इजराइल के 6 एजेंट्स थे, उसमें से शायद 3 पकड़े गए थे और वहीं से पता चला कि इजराइल जो है अपने खिलाड़ियों की जो हत्या हुई थी उनका बदला ले रहा है। उसके बाद इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, कुछ वक्त तो शांत रहता है लेकिन फिर वही चालू करता है और जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक शांत नहीं रहा। तो ये एक स्टोरी थी इजराइल की और हमें लग रहा है अगर सुनाना शुरू करें तो पूरी सीरीज है